हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप सभी का ही है दोस्तों। तो आज मैं लेके आ रहा हूँ हिंदी का व्याकरण। किसका दोस्तों? हिंदी का व्याकरण लेकर आया हूँ, जो कि मैं मतलब ए टू जेड इसमें सारी चीज़ें फटाफट स्पीड में रिवाइज करा दूंगा। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हिंदी का मैराथन है। क्या है दोस्तों? ये हिंदी का मैराथन कह सकते हैं। मैराथन मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए कि मैराथन जो है मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, आने वाला सीटेट एग्ज़ाम हो और आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आता हो, जिसमें हिंदी पूछता है, वो सभी एग्ज़ाम को देखते हुए इसको मैं बनाया, उस पीडीएफ को बनाया हूँ दोस्तों। आप इस पीडीएफ को पढ़ें, रिवाइज करें और अच्छे से आपका स्कोर ज़रूर हिंदी में बढ़ेगा ही, इसकी गारंटी है दोस्तों। आप इसको अच्छे से देखें। और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिस भी परीक्षा में हिंदी आता है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम चालू हो गया है दोस्तों, चालू होने वाला है अभी। चलिए तो शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के लिए दोस्तों। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं संज्ञा से, ठीक है। देखिए, संज्ञा क्या होता है कि व्याकरण वह शास्त्र है। मैं थोड़ा सा सारी चीज़ों को बताते हुए चलूँगा और थोड़ा स्पीड में चलूँगा दोस्तों, तो थोड़ा सा आप समझिएगा उस बात को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप संज्ञा समझेंगे, ठीक है। संज्ञा किसी भी वस्तु के नाम, किसी भी चीज़ के नेम, किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। इंग्लिश में इसे नाउन बोलते हैं। तो देखिए क्या है, व्याकरण वह शास्त्र जो किसी भी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम को स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन किया गया है, ठीक दोस्तों। आदि चीज़ों का वर्णन किया गया है। किसका किसका वर्णन किया गया है? संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि, ठीक है। जिन्हें विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति का स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। किसके कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन विकारी शब्दों से, देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, सीटेट में डायरेक्ट डिफिनीशन दे देता है और उससे पूछ लेता है कि इसको क्या कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा कि जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, जो निम्न है, आगे मैं बताता हूँ। देखिए, पहला भेद क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। पहला भेद क्या है? जातिवाचक। जैसे किसी भी वस्तु या शब्द से एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों को, पहाड़ कहने को संसार के सभी पहाड़ों को, और नदी कहने के सभी नदियाँ को जातिगत बोध होता है, ठीक दोस्तों। मतलब किसी एक शब्द से पूरे उसके जाति का बोध हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? जातिगत संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जातिगत संज्ञाओं की स्थिति इस प्रकार है। क्या? संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम। जैसे कोई भी संबंधी हो, व्यवसाय है या पद है या कार्य के नाम, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर, ये सभी एक प्रकार से क्या है? वाचक संज्ञा, ठीक है। पशु पक्षियों के नाम, जैसे बैल हो गया, तो सभी प्रकार के बैल क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। घोड़ा हो गया, हिरण हो गया, तोता, मैना, मोर इत्यादि पशु पक्षियों के नाम जो भी होंगे। वस्तुओं के नाम देखिए दोस्तों, मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली, वर्षा आदि, तूफान, भूकंप एवं ज्वालामुखी, ठीक दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, चारों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब नेक्स्ट जो संज्ञा का प्रकार है उसको आ जाते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? जातिवाचक पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं? व्यक्तिवाचक पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु का, किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम सिर्फ एक ही थे, ठीक है, उनका नाम लीजिए। श्री कृष्ण हो गए, ठीक है, महात्मा बुद्ध हो गए, हजरत मोहम्मद हो गए, ईसा हो गए, मसीह हो गए, ईसा मसीह हो गए। मतलब कोई भी अगर किसी का भी व्यक्ति का नाम है, वो एक 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 परमानेंट, मतलब एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसको कि एक ही है, ठीक, इसीलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम भी एक
पर्सनल है। अमरूद हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ग्रंथों के नाम, रामायण देखिए एक ही है, रामचरितमानस एक ही है, पद्मावत एक ही है, कामायनी एक ही, कुरान एक ही है और साकेत एक ही है दोस्तों, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए समाचार पत्रों के नाम भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक परमानेंट नाम है हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत, साइम, अमर उजाला। नदियों के नाम हो गए गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, गोदावरी, सिंधु इत्यादि। नगरों के नाम जो भी लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना, दिल्ली, जो भी चीज़ें हैं ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अभी हमने पहला पढ़ा जातिवाचक, ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या पढ़ा, जो अभी पढ़ा व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या पढ़ा, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक की संज्ञा अधिक, एक से अधिक लोगों का बोध कराने का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जाति वाचक संज्ञा बोलेंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु से, किसी भी गुण से या दशा से या व्यापार से शब्दों का जो है क्या गुण पता चले, भाव पता चले, उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गुण का अर्थ में होता है सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता। अवस्था का अर्थ जवानी, बचपन, बुढ़ापा। देखिए दशा का अर्थ क्या होता है, उन्नति, बढ़ोतरी हो रही है, अवनति, चढ़ाई, ढलान, ये सब दशा हो गया। भाव का अर्थ मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, कृपणता हो गया, ठीक है, निर्धनता हो गया। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी भाववाचक शब्द हैं। अब बल्कि अगले पे आ जाइए, समूहवाचक। चौथे पे आ जाए, समूहवाचक क्या, किसी भी समूह का बोध कराते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के वस्तुओं का समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, कक्षे में बहुत लोग होते हैं, सेना में भी बहुत लोग होते हैं। समूह भी एक प्रकार से समूहवाचक संज्ञा ही है। संघ में बहुत लोग होते हैं, टुकड़ी में बहुत लोग होते हैं, गिरोह में बहुत लोग होते हैं, दल में बहुत लोग होते हैं। व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, ये व्यक्तियों का समूह। उसी प्रकार से वस्तुओं का समूह, कुंज हो गया, ढेर हो गया, गट्ठर हो गया, गुच्छा हो गया, ये प्रकार के क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा हैं। द्रव्यवाचक क्या होता है दोस्तों, द्रव्यवाचक में आप देख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिन्हें हम नाप तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं का नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। जैसे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन संज्ञा शब्दों को किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं। लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, गिन नहीं सकेंगे, उनको नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, उसे ही हम लेंगे किसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा में लेंगे। ठीक है, जैसे धातुओं का नाम ले लो, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, दही, दूध, दही, घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लस्सी भी दोस्तों आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में ही पाया जाएगा, मतलब उसी में होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको संज्ञा अच्छे समझ में आ गया होगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के क्या क्या, किस संज्ञा किसे कहते हैं, जिन विकारी शब्दों को किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के माने जाते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, उसके बाद समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार के हमने संज्ञा को पढ़ा। अब आते हैं दोस्तों लिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिंग क्या है, लिंग संस्कृत शब्द से आया, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाता है कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। मतलब यह एक ऐसा शब्द है, शब्द है जिससे हम ये पता करते हैं कि ये पुरुष है या स्त्री है। मतलब इससे हमको बोध होता है कि पुरुष है स्त्री, उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से क्या होता है, पुरुषत्व का भाग, मतलब पुरुष का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, गाड़ी, घोड़ा, गाड़ी ने घोड़ा, पेड़, नगर। यहाँ बैल, लकड़ी, घोड़ा यथार्थ पुरुषत्व, पेड़ और नगर कल्पित पुरुषत्व का बोध है। ठीक है दोस्तों, तो आज स्त्रीलिंग क्या कहते हैं, जिसे स्त्री का बोध हो, जैसे लकड़ी, गाय, लता, पूरी। लकड़ी गाय यथार्थ स्त्रीत्व का है और लता और पूरी
कल्पित स्त्री का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग 2 पॉइंट समझ लिए, संख्या समझ लिए, उसके बाद हम लोग क्या समझ लिए, लिंग समझ लिए। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। ठीक है, देखिए वचन क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व, एकत्व या अनेक मतलब एक का या अनेक का, जैसे एक से ज़्यादा, 2 3 4 का बात हो रहा है तो बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है कि यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक का भाव पता चले, एक वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे। जिसमें बहुत, एक से अधिक का बाद हो, अनेक का मतलब वस्तुओं का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। जैसे एक के लिए क्या होगा, एक वस्तु के बोध के लिए क्या, लड़का, घोड़ा, कलम, नदी, ठीक है, राम, श्याम, जो भी एक का बोध हो रहा है। और बहुवचन लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ, घर घर नहीं, और भी चीज़ें, मकान और मकाने, ठीक है, और भी चीज़ ले सकते हैं, नदियाँ हो गया, इस तरीके की चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, पेन हो गया, पेन एक सिंगल है और पेने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अनेक हो जाएंगे, तो इसीलिए बहुवचन हो जाएगा। कार, अब देखिए हमने क्या क्या समझ लिया दोस्तों, संज्ञा समझ लिया, लिंग समझ लिया, और तीसरा हमने अभी वचन समझा। अब चौथा हम लोग क्या समझेंगे, कारक समझेंगे। ठीक दोस्तों अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये समझ लीजिए सीटेट का मैराथन की तरह चल रहा है दोस्तों। और सीटेट का ही नहीं, जो भी जिस भी एग्ज़ाम में आप हिंदी आता है, उस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रामबाण साबित होगा। क्योंकि दोस्तों मैं सब चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद जो भी आप टेस्ट देंगे, एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपको इससे बहुत ही मदद मिलने वाली है। इसका आप भरोसा रखें दोस्तों, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें सारे पॉइंट में लिखा हूँ, मतलब A to Z हिंदी के जितने व्याकरण के पॉइंट है मैं सारी चीज़ें लिख दिया हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों इसको देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं वचन, कारक। कारक क्या होता है दोस्तों, देखिए वाक्य के जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसक भी कहते हैं। ठीक है, बाद में जुड़ने वाले को भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसक को प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। क्या माने गए हैं, 8 कारक माने गए। ठीक है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, ये मैं आपको याद करा दूंगा अभी। देखिए पहले आप समझ लीजिए कि हिंदी में क्या कहते हैं, कारक 8 होते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जिस संबंध से क्रिया से होता है, वाक्य के जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है। ठीक है, जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। कारक भी 8 प्रकार के होते हैं। कौन से, पहला कर्ता होता है, कर्ता ने। अब ध्यान दीजिए, कर्ता ने, कर्ता के साथ नहीं लगता। वाक्य के जिस शब्द के द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, यहाँ पे क्या बोध हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे यही बोध हो रहा है कि जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध है, राम ने, अब ने हो रहा है तो यहाँ पे ने के द्वारा काम करने का बोध है, उसे हम इसके क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। इस वाक्य में राम करता है, क्योंकि मारा क्रिया है तो करने वाला राम ही है। इसका परसक क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। इसका परसक क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्म में क्या हो जाएगा, वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें कर्ता पे कर्म प्रभाव पड़ता था, इसमें कर्म पे प्रभाव करता है। ठीक है, राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पे कर्ता राम है, कर्ता राम है और उसको मारने का फल श्याम पर पड़ता है, अतः श्याम कर्म है। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग किया गया। कर्ता ने कर्म कहा दोस्तों, समझ रहे, इसमें कर्ता पे प्रभाव पड़ता था, इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए इसका जो परसर्ग है क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं करण। कर्ता ने कर्म को करण से, अब देखिए यहाँ पे से होता है, करण से के द्वारा होता है। ध्यान से समझने वाली बात है, से के द्वारा क्या होता है, देखिए करण कारण, करण कारक, करण का अर्थ है साधन संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा,
शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इस कार्य में बंदूक द्वारा शेर को मारने का उल्लेख है, किसी के द्वारा काम हो रहा है तो उसी का उल्लेख किया गया है। अतएव बंदूक करण कारक हुआ। करण कारक के चिन्ह हैं से, के, द्वारा, कारक के, साथ, के, बिना आदि। मतलब करण का क्या क्या है, से, के, किसे, के, द्वारा और कारक के बुध के, मतलब जो भी ये से, के, द्वारा, के, कारण, के, साथ, के, बिना आदि होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये होता है, ये क्या होता है, इसे करण कारक कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मतलब किसी चीज़ से मारा गया, किसी चीज़ से कोई काम किया गया। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा कि किसी के द्वारा कोई काम किया, कोई भी वस्तु के द्वारा कोई काम किया गया, उसे हम करण कारक कहते हैं। आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे एक चीज़ और समझना है, आगे भी एक से होता है लेकिन वो अलग होने का भाव होता है, तो मैं इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, आगे आइए, संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए और जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, या जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने के शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और इसका चिन्ह क्या है, को है। ठीक है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, नहीं, कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान नहीं, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ। कर्ता ने कर्म को, फिर करण से के द्वारा संप्रदान को, ठीक है, देखिए इसमें क्या है, चिन्ह को होता है। अपादान से क्या होता है, अलग होने का भाव। ठीक है, अलग होने का भाव होता है, इसमें आपको दिखाता हूँ। देखिए, अपादान वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी वस्तु या पृथकता या तुलना का बोध होता है वह अपादान होता है। ठीक है, इसमें से चिन्ह का प्रयोग होता है। मैं अल्मोड़ा से आया, ठीक है, इसमें इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं जोशी से आंसू लिपि सीखता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला हो गया 5 अपादान कारक, आपको समझ में आ गया होगा। संबंध कारक, देखिए संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका नाम जैसा है वैसा काम है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है, का की के होता है। इसका परसर्ग क्या होता है, परसर्ग चिन्ह क्या होता है, का की के होता है। ठीक है, तो आज ये देखते हैं, तो इसमें का की के होता है। अनीता सुरेश की बहन है, यहाँ की परसर्ग चिन्ह अनीता और सुरेश भाई बहन होने के संबंध को प्रकट करता है। संबंध कारक परसर्ग चिन्ह क्या, काकी के होते हैं। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में देखिए संज्ञा या सर्वनाम के चिन्ह रूप से क्रिया के आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, इसमें परसर्ग कारक चिन्ह में घर है, जैसे उमेश लखनऊ में रहता है, में पर परे इसमें होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें में होता है और पर होता है और परे होता है। में और पर ज़्यादातर यूज होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो इसका परसर्ग में होता है। उमेश लखनऊ में रहता है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं, संबोधन कारक में क्या होता है, संबोधन कारक में क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने, चेतावनी देने, ये करने से या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग किया, जैसे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख समझ जाओ, ओ लड़कों खेलना बंद करो। यहाँ पे दोस्तों ये एक्सक्लेमेटरी का साइन भी होता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो ये संबोधन कारक हो गया। ठीक दोस्तों, आइए आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए कारक क्या होता है, कारक आप जान गए कि किसी वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। देखिए कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के, और 7वां अधिकरण में पर परे, और संबोधन में क्या होता है, हे, अरे, अजी, रे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 8 कारक में आपको समाप्त कर दिया। हम लोग संज्ञा से शुरू किए थे दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। संज्ञा से हम लोग ने शुरू किया था, जातिवाचक पहुँचा, व्यक्तिवाचक पहुँचा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। लिंग पर
पर आ गए थे, उसके बाद वचन पर आ गए, फिर कारक पर आ गए, उसके बाद हम लोग दोस्तों सर्वनाम पर आएंगे। अब सर्वनाम हम लोग शुरू करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए सर्वनाम को शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सीधा सीधा जान लीजिए, राजीव, जैसे बार बार अगर किसी भी शब्द का, जैसे राजीव घर पहुंचा, राजीव जा रहा है, राजीव यहाँ गया, राजीव वहाँ गया, बार बार अगर किसी भी चीज़ों का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, तो संज्ञा का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, तो उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी उसकी जो शब्द है उसका जो प्रयोग किया गया वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, राजीव के लिए हुआ, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? 11। हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन सी है देखते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हमारे 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों? ये भी प्रश्न पूछ देता है कभी कोई। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य जिससे संबंध की बात हो, बोध कराने वाला हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष जो, जैसे ध्यान दीजिएगा मैं समझाता हूँ। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग करके अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा, इस वाक्य के वक्ता लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो अपनी खुद की बात करे उसे उत्तम बोलते हैं। मध्यम क्या होता है? जिसकी बात की जाती है। वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, ये प्रयुक्त होने वाली बात को मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। तू, तुम, आ और आ मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष क्या होता है? वक्ता या लेखा श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है, जिसके विषय में बात की जाती है, उसे अन्य पुरुष का कहा जाता है। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, जैसे वे कौन है, वह दुष्ट है, इन वाक्य में दूसरे की बात की गई, इसीलिए अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। निजवाचक में क्या होता है दोस्तों? निजता की बात की जाती है। जैसे वक्ता या लेखक जहाँ अपने आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप काम कर लूँगा, आप भला तो जग भला, यहाँ पे निजता की बात हो रही है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक में क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन वाली बात हो जाती है, प्रश्न वाली बात हो जाती है। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का शब्दों का प्रयोग किया उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्व, कौन, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम से प्रयुक्त होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता दोस्तों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा गया वही करो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संबंध मिलाया गया। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और आ जाइए अगले पॉइंट पे, जो कि 5 प्रकार के हम लोग 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो 5वां हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम। यह उपयोगी साधन है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, जो कि निश्चय की बात हो जाती है। ठीक है, निश्चय वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चय वस्तु का बात की जाती है। ठीक है, तो आज अनिश्चयवाचक आखिरी जो है कि आखिरी सर्वनाम कौन सा? अनिश्चयवाचक कौन कौन से हो जाएंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, कोई आ रहा है, वह कुछ लाया है। यहाँ पे हमको वो चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही है कि क्या लाया है, कैसे लाया है दोस्तों, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं विशेषण पे। तो विशेषण पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, हम लोग संज्ञा से लेकर के सर्वनाम तक पढ़ चुके हैं। अब विशेषण पढ़ते हैं। तो विशेषण किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विशेषण देखिए किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण
जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहा जाता है, ठीक है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में लूँगा, मैं उदाहरण लूँगा, ठीक है। विशेषणों की विशेषता बताने को प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें हुई, एक विशेष, एक प्रविशेषण और एक विशेषण। तो सबसे पहले विशेषण जान लीजिए कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्तों कि राम बहुत तेज़ दौड़ता है। तो जो यहाँ पे दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसी प्रकार से तेज को भी मतलब वेरीफाई कर रहा है, तेज को भी मतलब विशेषता बता रहा है उसकी, तो वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। और कौन दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको विशेषण, प्रविशेषण और विशेष से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है, अतः यह तेज विशेषण है। और तेज राम की विशेषता बता रहा है तो अतः राम विशेष से है। तथा तेज विशेषण की विशेषता बताए तो यहाँ प्रविशेषण है, ठीक है दोस्तों। तो ये विशेषण के भेद क्या होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये चार प्रकार के होते हैं। तो बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब गुण या अथवा दोष का विशेषण, गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सूरवीर, कायर, बलवान, नया पुराना, शहरी, मैदानी, सुंदर, लंबा, ऊंचा, मासिक, प्रातःकालीन, स्वस्थ, रोगी, लाल, हरा, पीला, ये एक प्रकार से क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है। उसी प्रकार से परिमाणवाचक को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो नाप तोल, परिमाण मतलब होता है नाप तोल। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा मतलब नाप तोल का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक निश्चित, एक अनिश्चित, ठीक है। तो निश्चित में क्या होता है, जिसका निश्चित परिमाणवाचक हो। जैसे मान लीजिए कोई निश्चित चीज़, जैसे 1 लीटर दूध एक निश्चित बात हो रही है, 10 मीटर कपड़ा एक निश्चित बात हो रही है, 1 किलो आलू, 5 किलो आलू, 10 किलो भिंडी, या कोई भी प्रकार की चीज़ें जो कि एक फिक्स निश्चित हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित में क्या होता है दोस्तों, जिसका निश्चित ना हो, मतलब अनिश्चित हो। जैसे थोड़ा दूध में कितना दूध अब ये नहीं पता है, कुछ शहद नहीं पता, बहुत पानी कैसे नहीं पता कितना पानी, बहुत में कितना पानी, अधिक पैसा। तो इस प्रकार से ये अनिश्चितता को दर्शाता है। तो अनिश्चितता को दर्शाने वाले जो होते हैं उनको हम लोग परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तीसरा होता है संख्यावाचक। क्या होता है, संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज 4 कुर्सियाँ, 10 किताबें, 10 पुस्तक, 15 टॉफ़ियाँ या कुछ रुपए, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनके संख्या का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, निश्चित, अनिश्चित और विभाग बोधक, ठीक है। तो आइए निश्चित में, वही निश्चित में जिसमें हमको निश्चित हो पहले से 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा, इकहरा दोहरा त्योहरा तीन, जो भी है जो निश्चित होंगे उनको हम निश्चित संख्यावाचक बोलेंगे। और एक होता है अनिश्चित, जिसको हमको अनिश्चित मतलब कुछ रुपए, कुछ पैसे, तो ये हमको, या थोड़े आदमी, बहुत आदमी, तो ये हमको नहीं क्लियर है तो ये अनिश्चित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और विभाग बोधक में क्या होता है, विभाग बोधक में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उसे विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5 5 हाथी, 10 10 घोड़े, ठीक है। मतलब विभाग या प्रत्येक का बोध होता है। जैसे आप प्रत्येक आ गया, 5 5 हो गया, 10 10 आ गया, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज अगला पे आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए दोस्तों, ये आपके हर एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम में आता है हिंदी, वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा दोस्तों। और ये आपका एक रिवीजन टाइप की क्लास है, तो आप रिवीजन फटाफट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं।
सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह जो कौन क्या कोई ऐसा ऐसा ऐसे वैसा वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते तो सर्वनाम होते हैं। जैसे इस परीक्षार्थी नकल की, वह नेता विधायक है। अगर ये अकेले होते हैं तो सर्वनाम की तरह यूज होते हैं, लेकिन अगर सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, संज्ञा के लिए क्या करते हैं? विशेषण संज्ञा के पहले आ गया तो ये विशेषण का काम करेगा, इसीलिए इसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ आपको समझ में, यहाँ पे इस हो जाएगा और यहाँ पे वह नेता। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? जिस शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना हिंदी में क्रिया के रूप होते हैं, के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया के दो बोध होते हैं, एक सकर्मक होते हैं और एक अकर्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी चीज़ का करना या होना या किया जाए, समझा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया पहले समझ लेते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है? स से मतलब सहित, कर्म सहित। याद करने का तरीका है सकर्मक मतलब कर्म सहित। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। किसको पीटा? लड़के को पीटा। देखिए क्या और किसे लगाकर, अगर हम ये एक प्रकार से ट्रिक समझ लीजिए दोस्तों, क्या और किसे लगाकर यदि हम प्रश्न पूछते हैं, अगर उसका उत्तर मिलता है तो कर्म सहित हो जाएगा, मतलब सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। किसको पीटा? क्या पीटा? लड़के को पीटा है। क्यों पीटा? लड़के को पीटा। ठीक है, मतलब क्या और किसको लगाया? किसको पीटा? तो ये लड़के को पीटा, तो ये हमको प्रश्न मिल रहा है, लड़के को पीटा, प्रश्न का उत्तर हमको मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य फल लड़के कर्म पर पड़ रहा था, इस वाक्य को सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकर्मक कहाँ पे? इसमें क्या होता है? जिन क्रियाओं को कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, ठीक है, जैसे कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। विद्यार्थी पढ़ता है। किसको पढ़ता है? क्या पढ़ता है? ये हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या और किसको प्रश्न लगा कर पूछेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल है, विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। उल्लेखनीय, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक सकर्मक दोनों रूप में होता है उसे उभयविध धातु कहते हैं। जिसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों, उसे उभयविध धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पठ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना हो जाता है, और इसी प्रकार लिख धातु में ना जोड़ने से लिखना हो जाता है, चल में ना जोड़ने से चलना हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको लिख को हम मूल धातु कहेंगे और ना जो हमको जोड़ने के बाद वो एक प्रकार से क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है क्रिया भी समाप्त हुआ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप मतलब ये लिख मूल है, ये चल मूल है। ठीक है, पठ में पढ़ मूल है। धातु के ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ना जोड़ देंगे तो सामान्य, जैसे लिखना हो गया, चलना हो गया, पढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। अब आ जाइए क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्रिया पढ़ लिया, अब क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण क्या होती है, किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति, शैली, परिणाम विषय में बताए, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, मुकेश कल आएगा, यहाँ पर कल शब्द मुकेश के आने के समय को बताता है, अतः यह क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए, क्रिया विशेषण के भेद क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। क्या होते हैं? चार भेद होते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला कालवाचक होता है, दूसरा कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक होता है, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं, परिमाणवाचक, और चौथा क्या होता है? रीतिवाचक। ये चार प्रकार के हमारे पास क्रिया विशेषण होते हैं। तो हम शुरू से पढ़ते हैं, पहले कालवाचक पढ़ते हैं। ठीक है, तो कालवाचक जिन शब्दों से क्रिया के समय संबंधी विशेषता प्रकट हो। ठीक है,
क्रिया से समय संबंधी, काल मतलब होता है समय, समय संबंधित विशेषता प्रकट हो उसे हम काल वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, कब, तब, जब, कल, आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, अभी अभी, कभी कभी, कभी ना कभी, सदा सर्वदा, सदैव, पहले पीछे, नित्य, ज्यों ही त्यों ही, एक बार, पहली बार, आजकल, घड़ी घड़ी, रात भर, दिन भर, क्षण भर, कितनी देर, शीघ्र, जल्दी, बार बार इत्यादि कालवाचक के तीन भेद माने जाते हैं। ठीक दोस्तों, काल काल के कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने। स्थानवाचक में क्या होता है? जो स्थान संबंधी विशेषता बताए, स्थान संबंधी विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं? स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे हम स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, वहाँ, कहाँ, अगर, तो आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं कहीं, अनंत अनंत्र इत्यादि, ये सब चीज़ें हमारे स्थानवाचक है। ठीक है। परिमाणवाचक में क्या होता है? नाप तोल, परि परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, नाप तोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, क्रमशः, कम, अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त, काफ़ी, केवल, जरा, बस, लगभग, कुछ, बिल्कुल, कहाँ तक, जहाँ तक, पूर्णतः इत्यादि, ये सब चीज़ें हमको जो है कि परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं रीतिवाचक में क्या होता है? जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण संख्या बहुत बड़ी है। जिन क्रिया विशेषणों का समावेश दूसरे वर्गों में नहीं हो सकता उनकी गणना इसी में की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाते हैं शब्द भेद। आपको क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। अब शब्द भेद के बारे में आके पढ़ते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर अलग अलग जातियाँ होती हैं उनको शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद मुख्यतः दो वर्गों में स्रोत व रचना के आधार पर किया गया है। स्रोत एवं रचना के आधार पर विभक्त किया गया। स्रोत के आधार पर क्या किया गया है और रचना के आधार पर क्या किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ते हैं स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार में। ये पहला पॉइंट है। स्रोत के आधार पर हम लोग कैसे करते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, स्रोत के आधार पर पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, आगत विदेशी मतलब भाषा के शब्दों को अतिरिक्त अन्य जो हिंदी भाषा में प्रचलित उन्हें स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार में बांटा गया है। देखिए, स्रोत का मतलब कि कहाँ से वो आया है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। किसी स्रोत न किसी न किसी चीज़ से मिला है। जैसे पुर्तगाली पुर्तगाल से मिला, अरबी अरब से मिला, फारसी फारस से मिला, अंग्रेजी फॉरेनर से मिला। अंग्रेजी मतलब वही अंग्रेज़ों से मिला है। ठीक है, आगत विदेशी, कई ऐसे शब्द हैं, ऐसे सब भाषा शब्द हैं जो कि हम लोग बाहर से मिलता है। ठीक है, तो आज ये पहला देखिए हम लोग देखते हैं। अब स्रोत के आधार पे क्या है? तत्सम है, तद्भव है और अर्ध तत्सम शब्द है। इसको तीन भागों में बांटा गया है। हालांकि मेन जो होता है तत्सम और तद्भव होता है, लेकिन हमको अर्ध तत्सम भी पढ़ना है। तो आइए अर्ध तत्सम भी देखेंगे, तत्सम भी देखेंगे और तद्भव भी देखेंगे। देखिए, पहले जो संस्कृत भाषा तत्सम जो होता है, ज्यों कहते हैं जैसे संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे के वैसे आ गए हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द बोलेंगे। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं, हो जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे राजा, पुष्प, पुष्प मतलब होता है फूल, राजा मतलब होता है राजा, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वश, भ्राता इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। आगे अभी तत्सम तद्भव का एक चार्ट है, मैं आगे उसको दिखाऊंगा, बताऊंगा दोस्तों, आप परेशान ना होइए। और तत्सम आपको समझ में आए। हिंदी तद्भव क्या होता है कि संस्कृत से थोड़ा सा उत्पन्न या विकसित होकर के हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं। तो वे सब जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं और परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, चार, बच्चा, फूल इत्यादि। जैसे पुष्प का बदल के किस में हो गया? फूल में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। अर्ध तत्सम में क्या होता है कि अर्ध तत्सम शब्द मतलब इसके साथ शब्द से ही पता चल रहा है कि अर्ध तत्सम मतलब आधा तत्सम। तो शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ ही रूप के हो गए। जैसे बच्छ, आज्ञा, मोह, बस, ये सब अर्ध तत्सम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में तद्भव और तत्सम के रूप लिखने के लिए के लिए आते हैं। अतः छात्रों की सुविधा हेतु तद्भव और तत्सम की सूचियाँ, जैसे यहाँ पे देखिए तद्भव और तत्सम की सूची बनाई गई है दोस्तों। ये अक्सर ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है अंग रखा, तो ये है तद्भव। तो तद्भव अंग रखा है तो अंगरक्षक होता है। अंगीठी का अग्निष्ठिका, अंगूरी का अंगुली,
अंगूठा का अंगुष्ठ, अंगुली का अंगुलीय, आँख का अच्छी, आय का अर्ची, आय का अर्ची, आंवला का आमलक, इकट्ठा का एकत्र, इकट्ठा का एकत्र, अढ़ाई का अर्ध तृतीय, अदरक का आद्रक, अधूरा का अर्धपूरक, अनाड़ी का अनार्य, अनी का अड़ी, आप का आत्मा, आप का आत्मा इम्पॉर्टेंट बहुत, आप का आत्मा, आयुषी, आयुषी का आदेश, आंसू का अश्रु, 81 का एक सिति, एक सिति। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं। देखिए 31 का होता है एक त्रिशत, एक त्रिशत। ठीक है, उसके बाद 41 का क्या होता है एक चत्वारिशत, 61 का इक्याष्ठी, 21 का एक विशति, 51 का एक पंचाशत। ठीक है, ईट का इसी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। ईट का इसी का, ईंधन का ईंधन। देखिए ईंधन, ये ईंधन ये तद्भव, ये जो हमारा तत्सम है। ठीक है दोस्तों, उंगली का अंगुली, उगलना का उद्गलन, उत्साह का उत्साह, उजाला का उज्ज्वल, ऊंचा का उच्च, ऊट का उष्ट्र, उल्लू का उल्लूक, उलाहना का उल्पालभ, उबालना का उद्वालन, उबटन का उद्वतन, ईर्षा का ईर्ष्या, ईख का इच्छु, इमली का अम्लिका, ईश का एतस्य, इलायची का एला, इतवार का आदित्यवार, इतना का ईयत, 81 का एकासिति, 81 का एकासिति। ठीक है दोस्तों, तो और आगे अब चलते हैं। ऊट का हो गया, उसके बाद उखल। देखिए उखल को क्या बोलते हैं उदखल, ऊसर को क्या बोलते हैं ऊसर, ऐसे लिखाता है तद्भव में, तत्सम ऐसे लिखाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एका का एक के, ओट का ओष्ट, ओखल का ओखन का उदकल, ओछा का उपाध्याय, ओझा का उपाध्याय, ओला का उपल, ओस का अवसाय, ओर का अवर, ऐसा का ईदृश्य, एकलौता का एकल पुत्र, ऊन का ऊड़ा, ऊँट का उष्ट, उल्लू का उल्लुक, उल्लू का उल्लुक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखिए पहुँचते हैं अवगुण। अवगुण का होता है तत्सम अवगुण। ठीक है, उसके बाद देखो औधा का अवमूर्ध, के कवल का कमल, कवल तद्भव है, कमल देखिए तत्सम है। कीड़ा का कीटक, कुआं का कूप, कड़ुआ का कटुक, खंडहर का खंडगृह, खप्पड़ का खप्पड़, खंभा का स्तंभ, खूर का छुर, खाई का ख्याति, गवार का ग्रामीण, गधा का गर्दभ, गधा का गर्दभ। उसके बाद देखिए और का अपर, अपर तत्सम है, और जो है तद्भव है। औचक अकस्मात, ध्यान दीजिए, तो ये वाली तद्भव है, क्या है ये वाला तद्भव है, ये वाली लाइन। ठीक है, और ये वाली लाइन तद्भव है, मैं यहाँ लिखा हुआ ये तद्भव है, ये तत्सम है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये तद्भव ये तत्सम है, ये तद्भव ये तत्सम है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बारीकी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। किवाड़ का कपाट, किवाड़ का कपाट, कुंजी का कुंजिका, कुम्हार का कुंभकार, क्रूर का क्रूर, खत्री का छत्री, खार का छार, खीर का क्षीर, खेत का क्षेत्र, खेती का क्षेत्रती, गुफा का गुहा, गुफा का गुहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं। गधा का गर्दभ, गधा का गर्दभ, घड़ा का घट, घड़ी का घटिका, चक का चक्षु, चकवा का चक्रवाक, चक्का का चक्र, छत का छत्र, छकड़ा का शकर, छती का छती, छत्री का छत्री, छात्रा का छत्रक, छाह का छाया, जड़ का जटा, गेद का कंदुक, घिसना का घृषण, घी का घृत, चीता का चित्रक, चूना का चूड़, चोरी का चौरिका, छाजन का छादम, छिण का छड़, छीमा का क्षमा, छीमा का क्षमा। देखिए क्षमा ये तत्सम है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो उसका क्या होता है तद्भव क्षीमा होता है। सकल का छिलका, छुरी का छुरी, छिद्र छेद। उसके बाद यज्ञोपवीतम का जनेऊ, ये तो सबको पता ही होगा लगभग। अब आ जाइए आगे आ जाते हैं। जलना का ज्वलन, जलना का क्या होता है दोस्तों जलन, जलना का जलन, झट का झटित्री, झरना का निर्झर, टकसाल का टंकसाल, ठंडा का मतलब स्तब्ध शीत, डंक डंका का दंश, डर का दर, ढाई अर्ध तृतीय, ढीला शिथिल, तपसी तपस्वी, तलवार तलवार, तरवारी, तांबा ताम्र, तांबा ताम्र, जेठ का ज्येष्ठ, झीना का जीर्ण, जूठा का जुष्ट,
टूटना का टयते, टाव का स्थान, डांड का दंड, डाइन का डाकिनी, ठीठ का धृष्ट, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, ढीठ का धृष्ट, ढौचा का अर्धपंच, तीता का तिक्त, तुरत का त्वरित, तेल का तैल, तेल का तैल होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। तेल का तैल हो गया, उसके बाद आ जाती है ताव, ताव का तर्कन, तिनका का तीर्ण, थंब का स्तंभ, थन स्तन, थान स्थान, दही दधि, दाई धात्री, धर्म का धर्म, धीरज का धैर्य, उसके बाद दूध का दुग्ध, दुबला दुर्बल, थोड़ा स्तोक स्तोक, थोड़ा स्तोक, था मतलब स्थिर, थल मतलब स्थल, त्योहार का तिथिवार, तोड़ना का त्रोटन, तोड़ना का त्रोटन, तेल का तैल, ये हो गया है दोस्तों तेल का तैल। उसके बाद आगे आ जाते हैं। धरती का धरित्री, धनिया का धनिका, धान का धान्य, नंगा का नग्न, नखत का नक्षत्र, नया का नव, नाई का नापित, पंख का पक्ष, पंगत का पंक्ति, पक्षी का पक्षी, पक्षी पक्षी, फटिक स्फटिकी, फटकरी स्फटिकी। उसके बाद नेक्स्ट पे देखिए फूल का फूल, फूल का फूल, फूटना स्फुटन, पाहन पाषाण, पाहन मतलब होता है पत्थर, पापड़ परपट, पाती पत्रिका, नेम नियम, न्योता निमंत्रण, नींबू निम्बक, निभाना निर्वहन, धोना धावन, धूल धूली, धुआं धूम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको सब समझ में आ रही है। सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि फालतू है। ठीक है, इसीलिए सब मैं पढ़ रहा हूँ। बखान व्याख्यान, बगुला वक, भंडार भांडागार, भट्टी भास्त्रिका, भट्टी भास्त्रिका, मक्खी मच्छिका, मछली मत्स्य, यह एस रहट अरहट, राख छार। उसके बाद आ जाइए आगे, फूल का फूल, बत्ती वर्तिका, बात वार्ता, भालू भल्लुक, भीतर अभ्यंतर, मीत मित्र, मुट्ठी मुष्टि, यो यौवन। उसके बाद देखिए यो ये एवं, रीता रिक्त, रीता रिक्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रीस का ईर्ष्या, रीस का क्या होता है ईर्ष्या। नेक्स्ट पे आ जाते हैं लंगड़ा लंग, लंगड़ा लंग, लकड़ी लंगूर, लखपति लक्षपति, वह असव, शक्कर सकरा, शिष्य शिष्य, सतसई सप्तसती, सपना स्वप्न, हड्डी अस्थि, हल्दी हरिद्रा, हिया हृदय, हीरा हीरक, सुअर सुकर, सुअर सुकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सावन श्रावण, शीशम शीशपा, आम आम साय, विछो विछोभ, लोहार लौहकार, लोहा लौह, लिपटना लिप्त होना, लिपटना लिप्त होना, लोहा लौह, लोहार लौकार, विछा विछोभ और साम साय। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ये हमने तत्सम और तद्भव को ख़त्म किया। अब हम लोग आ जाएंगे देशज और विदेशज में। देशज में देखिए दोस्तों, जो हमारे देश में उत्पन्न हुई भाषा को बोलते हैं या उत्पन्न हुई शब्द को कहते हैं, ठीक है, उसे देशी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस जस से योग से हुई है, जिसका अर्थ देश में जन्मा। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोल चाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ग्रहित है। नीचे कुछ मुख्य देशज देसी शब्द की सूची दी जाए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके होंगे और पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट हो गया या लेखपाल हो गया, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाला ये वीडियो आप सभी के लिए। तो अगर दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो आ जाइए एक बार में ही सारे इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देशज शब्द देखिए देसी, देशज शब्द की उत्पत्ति ये तो मैंने बता दी। देखिए लकड़ी, खिड़की, थैला, घरौदा, पगड़ी, लुटिया, डिबिया, जूता, चिड़िया, तेंदुआ, कपास, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, बेटा, पड़ोसी, कौड़ी, बाप, पेट। ये इतने शब्द हैं, ये लगभग 20 हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करिए, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं पिछले एग्ज़ाम में। अब विदेशज शब्द जो दूसरे देशों से आए हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द दूसरे देश से आया हुआ शब्द, जिसको आगत शब्द भी कहते हैं।
विदेश ज से योग से जिसका अर्थ विदेश से जन्मा। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आया है और विदेशी भाषा के आने पर इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी गई है। तो इसमें कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी की सूची दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अरबी में क्या क्या है? कुर्सी, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, ये सब अरबी भाषा है। ठीक है, फारसी में आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? फारसी भाषा। अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी में अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स कलेक्टर, डिप्टी, ये सब क्या अंग्रेजी है। तुर्की में क्या है? उर्दू, बहादुर। देखिए उर्दू उर्दू नहीं है, तुर्की से लिया गया है। उर्दू, बहादुर, कुर्ता, कलगी, कैंची, चाकू, ताज, दरोगा। दरोगा भी तुर्की, ये भी प्रश्न आया हुआ। दरोगा कौन सा शब्द है, कहाँ से लिया गया है? ये विदेशी शब्द है, कहाँ से लिया गया? तुर्की से लिया गया। पश्तो, पश्तो में देखिए पठान, गुंडा, खराटा, तहस नहस, अखरोट, पटाखा, डेरा, गटागट। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाली में क्या है? अनानास, अलमारी। अलमारी जो है आया हुआ है पुर्तगाली। आल्पिन भी आया हुआ है पुर्तगाली। आया भी पुर्तगाली है। स्त्री, इस्पात, कमीज और कमरा, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने पढ़ा देशज और विदेशज शब्द। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव शब्द। तो स्रोत के आधार पे हमने पढ़ा क्या क्या? पहले अ पढ़ा, तत्सम तद्भव शब्द। अब हम लोग जो है पहला तत्सम तद्भव पढ़े हम लोग, उसके बाद देशज और विदेशज पढ़े। देखिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा? और ब में हमने क्या पढ़ा? देशज और विदेशज। अब रचना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। किसके आधार पे दोस्तों? रचना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर हिंदी एक रचनात्मक भाषा है। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको देख लेते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसको रूढ़ शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। जैसे जल को अगर हम तोड़ते हैं तो ज बनेगा और ल बनेगा, जो कि कोई सार्थक शब्द इसका नहीं है। ज का कोई सार्थक शब्द नहीं है, ल का कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो ये जल हो गया। न पे नाक, जैसे न हो गया ना, अब प्लस क हो गया, तो क्या ये ना का कोई शब्द है? नहीं है। क का कोई अर्थ है? नहीं है। तो इसीलिए इसका किसी का अगर कोई भी शब्द का अगर खंड करते हैं, उसका अर्थ हमको नहीं मिलता है, तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों? वो रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अगला यौगिक। यौगिक शब्द में क्या होता है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आ जाइए दिखाते हैं कौन कौन से। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, तो पाठ और शाला क्या हो जाएगा? पाठ अलग होता है और शाला अलग होता है। ठीक है, वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान, वी और ज्ञान, विशेष ज्ञान। राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र हो गया। तो ये हमारा जो हम तोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकल रहा है। जो टूटे हुए खंड हैं, खंड शब्द खंडों का जो मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। और एक होता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। वे सब जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ में हो जाता है वे योग रूढ़ कहलाते हैं। ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकटीकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए दो शब्द को जोड़ा गया है, वो उस दोनों शब्द को ना बोल करके किसी तीसरे चीज़ के लिए मतलब इशारा करते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर, भगवान गणेश, जलज हो गया, चौपाई हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब आइए पढ़ते हैं संधि के बारे में। ठीक है, तो दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, को संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्वनियों या वर्णों में अगर विकार होता है, अगर बदलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे कि सुर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे र है और ई है, ये सुरेंद्र हो जाएगा। विद्या प्लस आलय विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। आपको उदाहरण में समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है? ध्वनियों और वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको तोड़ा जाए तो बी और ध और आ है, यहाँ पे आ है, मतलब अगर यहाँ पे इसके अंतिम में देखेंगे तो, और इसमें क्या है? प्लस आ है, तो ये आ और आ मिल रहा है, जैसे ध्वनि मिल रहा है आ और आ ध्वनि। ठीक है, और कभी कभी वर्ड भी, जैसे यहाँ पे र है तो र, और र को अगर ऐसे प्लस अ है तो अंतिम में क्या है? अ है।
तो ये सुर र और ई है, ई ई अ और ई का मिलाप हो रहा है तो सुरेंद्र हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हम लोग संधि के प्रकार में पढ़ेंगे। ठीक है, संधियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी जो बहुत उसके भी कई प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? वो लगभग 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं दोस्तों, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो जाए, चाहे हिंदी के कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, जैसे लेखपाल हो गया या यूपी पुलिस हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में ये बड़ा इससे बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दे दोस्तों, और उसके बाद शेयर कर दे, उसके बाद सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, ये मैराथन की क्लास आपको हिंदी पूरा का पूरा रिवाइज करा देगी। जो भी टॉपिक बचेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक को भी मैं कवर करा दूंगा। तो दोस्तों हम लोग संधि पे थे। देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उनको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप देखते जाइए। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें स्वर संधि किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा। स्वर के बाद अगर स्वर आता है, अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है, स्वर के बाद स्वर आएगा, ठीक है, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं। हर्ष दीर्घ, उसके बाद वृद्धि होता है, हर्ष दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ अयादि। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ गुण वृद्धि और यड़ अयादि। ठीक है, 5 प्रकार। दीर्घ में क्या होता है दोस्तों? अ और आ के साथ, ध्यान दीजिएगा, अ और आ के साथ क्या मिलेगा आपको? अ और आ मिलाया जाएगा तो सदैव क्या बनेगा? आ बनेगा। सदैव क्या बनेगा? आ बनेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे अ है और यहाँ पे भी अ है। व को हम लोग लिख सकते हैं क्या? व प्लस अ। तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे भी अ है, तो अ प्लस अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, जिसको हम लोग इसको लिखते क्या है? स्वार्थी लिखेंगे। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उसको और समझ लीजिएगा, ई और ई है। मान लीजिए ई है और उसके साथ ये वाला ई है, तो इसको जब हम जोड़ते हैं, ई के साथ ही जोड़ना है। ठीक है, ई और छोटे ई के साथ ही, छोटा ही बड़ा ही छोटा ही जोड़ेंगे। तो अब इस पर 4 प्रकार के बनेंगे। ठीक है, ई के साथ इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ेंगे। तो अब इसको जोड़ने के बाद क्या होगा? तो इसके जोड़ने के बाद देखिए क्या होगा? ई का जो है, ई इसके साथ जुड़ेगा, छोटी बड़ी के साथ जुड़ेगा, फिर छोटी के साथ भी जुड़ेगा, बड़ी के साथ भी जुड़ेगा और बड़ी छोटी के साथ भी जुड़ेगा। तो इससे हमारे को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए महेंद्र ले लेते हैं। म प्लस ही और इंद्र, इसमें भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। किसमें बड़ा हो जाता है? बड़ी में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा महेंद्र। ये ई है, बड़ी ई है, और ये छोटी ई बिल का क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और इसमें एक और होता है दोस्तों, ऊ के साथ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ऊ, इसको डिलीट करते हैं। ये ऊ है और बड़ा ऊ के साथ अगर लेंगे, फिर ऊ और बड़ा ऊ के साथ लेंगे, तो ये हमेशा बड़ा ऊ के सदैव में हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे भानुदय, भा, ये बहुत ही अच्छा देखिए क्वेश्चन है। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब इसको चेंज करना है तो किस में चेंज होगा? ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? भानुदय। क्या लिखेंगे? भानुदय, इस तरह लिखेंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे भी छोटा ऊ है। ठीक है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ बन जाएंगे, भानुदय हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। हमने दीर्घ को अच्छे से समझ लिया, अब आ जाते हैं गुण संधि को समझने के लिए। ठीक है, गुण में क्या होता है आप समझ सकते हैं अच्छे से। गुण में क्या होता है दोस्तों कि अ और आ से ई ऊ और ऋषि बनता है। अगर उसके आगे मतलब अ के साथ अगर आ है, मतलब अ और आ के आगे क्या क्या है? ई है, छोटा ई है, बड़ा ई है, ऊ है और री है, तो क्या क्या बनेगा उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बनेगा? अ और ई के साथ बनेगा ए बन जाएगा। ठीक है, सुनते जाइएगा। इस जितने भी अ के साथ ई, अ के साथ अगर देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अ के साथ ई हो गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, अ के साथ ई ले लिया, फिर अ के साथ बड़ा ई ले लिया, आ के साथ बड़ा छोटा ई ले लिया, फिर आ के साथ बड़ा ई लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, ये हो गया। ये 4 हमारे बनेंगे। इन सारे कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में नर धन ईस, ध्यान दीजिएगा, नर प्लस ईस
तो नर प्लस ईस क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेश। यहाँ पे देख रहे हैं अ है और साथ में यहाँ पे क्या है, ई है, बड़ी ई है, तो ए हो जाएगा। सदैव क्या होगा, ए होगा। ऐसे ऐसे संधि को क्या बोलते हैं, गुण संधि बोलते हैं। उसी के साथ अगर अ और आ के साथ ऊ है और बड़ा ऊ है, आ के साथ छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक दोस्तों, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि जैसे कि नव उड़ा, नव उड़ा, जैसे हम ले लेते हैं नव प्लस बड़ा ऊ अड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, नवोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर अ और आ के साथ, अ के साथ अगर री आ जाता है और आ के साथ री आ जाता है तो बनेगा क्या, अर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, अर बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है दोस्तों, ये वृद्धि, इसमें देखिए ये गुण था तो बड़ा नहीं लिया गया है, ए ओ सब छोटा लिया गया। ठीक है, अब वृद्धि में क्या होता है, सब में बड़ा लिया जाता है। अगर अ आ के आगे ए आ जाए तो बड़ा ए लेंगे, आ के आगे अगर ओ आ जाए तो क्या लेंगे, ओ या औ आ जाए तो हम बड़ा औ लेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक धन एक, एक प्लस एक लेंगे तो क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। ध्यान, ये यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। और डबल है, समझ रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि बोलते हैं। एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। अब यड़ संधि में क्या होता है दोस्तों, देखिए हमने पढ़ा क्या, दीर्घ संधि पढ़ा, गुण संधि पढ़ा और वृद्धि संधि आसानी से पढ़ लिया, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आशा करता हूँ आपको। ठीक है, तो अब यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि भी अच्छे से समझ सकते हैं। ई के साथ यदि आ रहा है दोस्तों, इसका मैं लिखा हूँ, इसको आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। और कभी हुआ तो मैं इसका एक सीरीज चालू करूँगा और धीरे धीरे हिंदी के सारे चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, लेकिन ये भी मैराथन है तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ई जब ई ऊ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है, क्रमशः क्या होगा, य व र ल आ गया पर में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे अयादी संधि में क्या होता है, जब ए औ के बाद औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अर्थ अय हो जाता है, ए का अर्थ आय हो जाता है, ओ का अर्थ अव हो जाता है, औ का अर्थ आव हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ने प्लस अन, ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नयन हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न है, नय धन अक, ध्यान दीजिएगा, नय धन अक, तो क्या हो जाएगा, नायक, नायक था तो नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। गय धन अक, गायक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार से पवन, पवन लिखना है तो पवन का संधि विच्छेद पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पो प्लस वन, सॉरी पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। और ये शब्द किस में आता है, पूछा हुआ है कि पवन कौन सी संधि है, तो अयादी संधि में आ जाएगा। ठीक है, अब और देख लीजिए, पवित्र, पवित्र किसे लिखते हैं, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र को क्या लिखेंगे, पवित्र लिखेंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे अयादी संधि हैं। और यड़ संधि में भी हमने पढ़ा, ये अयादी संधि के उदाहरण मैंने आपको बताया। ठीक है, अब व्यंजन संधि पे आ जाते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, वाक धन दीस, वाक, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वाक मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं हलंत लगाया हूँ, तो ये जो क है, ठीक है, और प्लस ई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। तो वाग धन इस क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। इसके भी कुछ कुछ होते हैं, नियम कानून होते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छे से किसी दिन पढ़ाऊँगा तो पूरा समझा दूँगा। ठीक है, लेकिन बस इतना जानिए कि क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से परिवर्तन जो होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विसर्ग के साथ, मतलब विसर्ग भी रहेगा। विसर्ग कैसा होता है दोस्तों, ऐसे दो बिंदी होता है। ठीक है, ऐसे, जैसे मान लीजिए हमने स लिखा है तो ये विसर्ग है। ठीक है, तो ऐसा दो बिंदी अगर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाता है,
ऐसे इसके बाद अगर स्वर व्यंजन के आया हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मान लीजिए निरोग, नी यहाँ पे बिंदी लग गया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और रोग लिखा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, निरोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, निरोग पढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। विसर्ग संधि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं समास पे। समास क्या होता है, अब तक संधि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हम लोग क्या आते हैं, समास पे आ जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग समास पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द। दो शब्द यहाँ पे, वहाँ पे क्या थे, वर्ण थे या स्वर थे, और यहाँ पे क्या है, संधि में क्या थे, वर्ण थे, और यहाँ पे क्या है, दो शब्दों को मिलकर के जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समास को अगर देखिए समास को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्दों का मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्दों का मेल बोलते हैं। उसी प्रकार से संधि को क्या बोलते हैं, वर्डों का मेल बोलते हैं। थोड़ा दोस्तों डिफरेंस समझ लीजिएगा। वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो आ जाइए आप समझे। देखिए समास का विलोम क्या होता है ये भी जान लीजिए। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। और समास का राजा कौन सा है, बहुव्रीहि। कौन है, बहुव्रीहि समास, समास का राजा कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, संक्षिप्त। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसका डिफिनीशन भी पढ़ देता हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों से का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बने शब्द को सामसिक पद कहा जाता है। सामसिक पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहा जाता है। समास के 6 भेद हैं। देखिए, किसी दो शब्दों को मिला दिया गया, दो शब्दों को मिलाने के बाद जो परिवर्तन हुआ उसे समास कहेंगे। उसको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, समास विग्रह कहेंगे। और वो जो दोनों पद रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 भेद होते हैं समास के। कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, बहुव्रीहि समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है, और द्वंद्व समास होता है। तो बारी बारी से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिसका पूर्व पद, पहला पद जिसको पूर्व पद कहते हैं वो क्या हो, प्रधान हो। क्या हो, जिसमें समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जिसका प्रथम पद, जिसको पूर्व पद कहते हैं, और क्या होते हैं वो क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं पूर्व पद में, ज़्यादातर अनु आ, अति, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द होते हैं। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। और उसके साथ अविकारी शब्द भी होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, मैं पिछले मतलब इसी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। अविकारी शब्द उसे कहते हैं जो कि शब्द लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल, प्रतिदिन हो गया, आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर हो गया, यथास्थान हो गया, स्थान के अनुसार हो गया। ये सब हमारे अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, कारक जिसको परसर्ग कहते हैं, वो परसर्ग तो कारक जो होता है वो तो 8 होते हैं, लेकिन इसमें 2 को नहीं लिया जाता है। किसको, दो जो परसर्ग होते हैं उनको हम लोग नहीं ले जाता है। ठीक है, नहीं होते हैं। जो कौन कौन से नहीं होते, कर्ता नहीं होता है, और संबोधन नहीं होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो तत्पुरुष समास होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, कर्म क्या होता है, को का लोप हो जाता है। ठीक है, मत दाता, मत को देने वाला दाता, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। ठीक है, करण में क्या होता है, करण में देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से का वो होता है। ठीक है, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करण तत्
पुरुष समास होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, संप्रदान क्या होता है, के लिए, यहाँ पे के लिए, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। ठीक है, संप्रदान कारक है, जैसे हाथ के लिए घड़ी, हथकड़ी, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध की भूलिए भूमि। अपादान तत्पुरुष क्या होता है, जहाँ अपादान कारक का लोप हो, जैसे धन से हीन, यहाँ पे देखिए अलग होने का भाव है दोस्तों। ठीक है, अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव होता है, जिसको हम लोग पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, आगे आगे आ जाइए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, हाँ, जैसे धन से हीन, धनहीन, भय से भीत, भयभीत, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। तो आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो है अपदान के बाद संबंध है। तो संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, संबंध कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, का की के लुप्त हो जाते हैं, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। ठीक है, दिन का चर्या, दिनचर्या, भारत का रत्न, भारत रत्न। अधिकरण में क्या होता है दोस्तों, अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अधिकरण में पर परे होता है, जैसे शोक में मग्न। ठीक है, शोक में मग्न क्या हो जाएगा, शोक मग्न हो जाएगा। ठीक है, नीति में निपुण मतलब नीति निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, तो आ जाइए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष होता है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ समझ सकते हैं कि इसमें तुलना की जाती है, और कौन कौन सी चीज़ें होती है जो यूज किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो का ज़्यादातर यूज किया जाता है, और के समान शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि कर्मधारय समास है। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें कुछ उदाहरण दें। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीता, पीताम्बर, पीता मतलब पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सदगुण, सद है जो गुण। तो ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व होते हैं, अस्तित्व हो, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो जाता है। ठीक है, ये जो इसको हाइफन बोलते हैं, डैश होता है इसको बोलते हैं। और दोनों का जो उत्तर पद और पूर्व पद इसको बोलते हैं पहले वाले को, उत्तर पद लास्ट वाले को। दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। यहाँ पे जो संयोजक शब्द होता है, मध्य संयोजक शब्द होता है, उसको ज़्यादातर क्या होता है, हाइफन होता है और होता है और। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम लोग द्विगु समास में। द्विगु समास में क्या होता है, जिस संख्यावाचक संख्या हो। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। सप्तद्वीप, सप्तद्वीपों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। सत मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। आप समझ सकते हैं इस तरीके भी से। देखिए यहाँ पे द्विगु दिया है, दी मतलब द्वितीय, द्वितीय मतलब नंबर होता है, तो संख्यावाचक चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बहुब्रीहि में क्या होता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरी अर्थ का बोध होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों पद की बात ना करके कहीं ना कहीं ये तीसरी चीज़ की तरफ इशारा करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तीसरी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो बहुब्रीहि समास को कह सकते हैं। ठीक है जिसका, है जिसके का प्रयोग ज़्यादातर होता है। ठीक है, जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात है गणेश जी। एक दंत भी कह सकते हैं, एक दंत एक दांत है जिसके। ठीक है, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चीज, कंजूस, बहुत कंजूस व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे दोस्तों एक अब ठीक है, इतनी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी, और किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी बात हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं और आगे उसको मतलब सुधार करूँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते। तो आइए पढ़ते हैं उपसर्ग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द के पूर्व
जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व जुड़ को उनके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि हार के पहले अगर प्र लग जाएगा, उपसर्ग लगा दिया जाए, तो नया शब्द प्रहार बन जाएगा जिसका अर्थ है मारना। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भाग में विभक्त किए गए हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग जिसको तत्सम बोलते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिसको तद्भव बोलते हैं, और आगत उपसर्ग जिसको विदेशी भाषाओं से हिंदी से आए मुख्यतः उर्दू, फारसी और अंग्रेजी से लिया गया। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के लगभग टोटल संस्कृत के कुल कितने 22 उपसर्ग हैं जिनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, इसीलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अति, अति के अगर आगे लग जाता है, अति मतलब क्या होता है, कोई इसका देखिए ये उपसर्ग है, इसका अर्थ लिखा हुआ और साथ में ये उदाहरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए अति है तो अति का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा या सीमा से परे हो जाएगा। अतिवृद्धि, अयुक्ति, अत्याचार। ठीक है, अधिक, अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ इसका अर्थ होगा। इसका उदाहरण क्या क्या है, अधिकृत, अध्यवसाय, अधिकार। अनु, तो ध्यान दीजिए अनु का क्या है, अनु का मतलब होता है पीछे, क्रम, समानता। तो इसका उदाहरण क्या है, अनुमान, अनुकूल, अनुप्रास। अप देखिए अप का क्या होता है अर्थ, बुरा, अभाव, विपरीत होता है। उदाहरण क्या होगा, अपराध, अपहरण, अपशब्द। फिर उसके बाद देखिए अपी, अपी का मतलब होता है निकट। ठीक है, तो अपिधान, अपिसार, अपिमान। अभी, अभी का मतलब होता है सामने, और उसका मतलब होता है अधिक और अच्छा भी होता है। तो अभिमान, अभिलाषा, अभिमान। ठीक है, अव का मतलब होता है पतन, हीनता, अवनति, अवगुण, अवमानना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आ, तक, सब तरफ से, और आदर, आडंबर, आचरण। ठीक है, उत का होता है उत और उद, ऊपर, अधिक, उद्भव, संग, उद्गम, उत्पात। ठीक है, अब देख लेते हैं उप, उप का क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप, सहायक, छोटा, उपर्युक्त, उपहार, उपद्रव। दुह, जिसका दूर, दुष मतलब होता है बुरा, दुष्ट या कठिन, दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ, 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 दुर्लभ। नी मतलब होता है बहुत, नीच, अलावा। ठीक है, तो निवास, निवेदन, निकट, निबंध। निह, नी मतलब नि से निर, बना, बाहर, निषेध, जिसको निषेध कहते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या होता है, निर्देश, निराकरण, निर्जीव। पूरा का क्या होगा, विपरीत, अनादर, पराधीन, पराकाष्ठा। परि का मतलब चारों ओर, परिधन, आवरण, चारों ओर का आवरण। ठीक है, आसपास, परिचय, परिणाम, परिसर। प्रति का मतलब क्या होता है, विपरीत, समान, प्रत्येक। तो प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति, प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं वी मतलब विशेष रहित, विहार, विरह, विपक्ष, वियोग। सम, सम, काम, सन, संयोग, सपूर्णता, संतोष, संचय, संभाषण, संदेश। सु का मतलब होता है अच्छा, सरल, स्वागत, सुवासित, सुअवसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने संस्कृत के उपसर्ग को पढ़ा जिसको हम लोग तत्सम भी कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग को पढ़ेंगे आप, वो लगभग, अब आ जाते हैं हिंदी का उपसर्ग। ठीक है, जो कि लगभग 10 होते हैं। कितने होते हैं हिंदी की कुल संख्या कितनी होती है उपसर्गों की, ये 10 होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम 10 को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए अ से है जिसका मतलब निषेध, अभाव, अपड़, अलग, अनाम, अजान, अथाह। ठीक है, अध का आधा, अधखिला, अधपका, अध कचरा। ठीक है, अन का अभाव, निषेध, अनपढ़, अनमोल, अनगढ़, अनिच्छा। उनका एक कम, 49, 69, 39। अव का अव, हीनता नहीं, अवघड़, अवघट, अवगुण। क कु बुरा, कुपात्र, कुलेख, कुपूत, कुचाल। स सु मतलब सहित, अच्छा, सुकर्म, सुपूत, सुजान, सुलेख। स मतलब साथ, सहित, सगोत्र, सरस, सहित, सगज, सजग। दु मतलब बुरा, हीन, दुकाल, दुलारा, दुसाध्य। नी मतलब नी नहीं, अभाव, निधड़क, निडर, निकम्मा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया हिंदी का उपसर्ग। उसके बाद आगस मतलब जो विदेशी उपसर्ग हैं। ठीक है, तो उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, हम, हर। तो कम मतलब थोड़ा ही, कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र। खुश का मतलब अच्छा, खुशबू, खुशादिल, खुशहाल। गैर का मतलब गैर नहीं, अभाव, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। दर में दरअसल, दरमियान, दरकार। ना मतलब अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज। ब मतलब अनुसार में, बनाम, बदस्तूर, बदौलत।
हम मतलब बराबर, हम उम्र, हम वतन, हर प्रत्येक, हर रोज़, हर एक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उर्दू के प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए। अब उसके बाद हम लोग अंग्रेजी के उपसर्ग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अंग्रेजी का उपसर्ग देखते हैं। क्या है देखिए, अंग्रेजी का सब का अधीन, नीचे, सब जज, सब कमेटी। डिप्टी का मतलब होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस का मतलब क्या होता है, वाइस मतलब सहायक होता है, वाइसरा, वाइस चांसलर। जनरल का मतलब होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद चीफ का मतलब होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड का मतलब होता है मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। डबल का मतलब दोगुना, डबल रोटी, डबल बंद। उसके बाद फुल का मतलब पूरा, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। उसके बाद हाफ का मतलब आधा, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रत्यय। उपसर्ग देखिए आगे लगता है, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, किसी शब्द के आगे आता है। ठीक है, कहाँ आता है, आगे आ जाएगा। अब वही सेम उसका विपरीत होता है प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। अब पीछे लगने के बाद उसका जो है भाव बदल देता है। ठीक है, अर्थ है उसका भाव परिवर्तित कर देता है। किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते, प्रत्यय कहलाते हैं। सफल प्लस ता, सफलता। यहाँ तो ता शब्दांश प्रत्यय है जिसको सफल मूल शब्द के बाद जोड़ दिए जाने पर सफलता की रचना हुई। प्रत्ययों को दो भागों में विभक्त किया, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो कृत प्रत्यय में क्या होता है, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे पठ प्लस अक, पाठक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है एवं पाठक कृदंत शब्द है। ठीक है, तन तद्धित प्रत्यय क्या होता है, वे शब्द जो धातु को जोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय का। तद्धित प्रत्यय के से बने शब्द तदिन्तांत शब्द कहलाते हैं। जैसे ठाकुर प्लस आइन, ठाकुराइन। यहाँ पर आइन तादत प्रत्यय है और तथा ठाकुराइन तदितांत शब्द है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है ना, जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़ते हैं, मतलब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, धातु में जोड़ते थे। ठीक है, ये धातु में जोड़े जाते थे और ये धातु को छोड़कर जोड़े जाते थे, इसीलिए इसका नाम ये कृत पड़ा, इसका तद्धित पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द पे, जो कि बहुत ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको मैं थोड़ा तेज़ी में पढ़ूंगा, आप ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए पर्याय का अर्थ होता है समान। ठीक है, अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स वर्ड कहते हैं। इन्हें प्रतिशब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। व्यवहार में पर्याय या पर्यायवाची शब्द ही अधिक प्रचलित है। विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है। यहाँ पे देखिए सूची दी हुई है जो हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम। अंक का मतलब होता है संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप। अंकुर का मतलब होता है कोपल, अखुआ, कल्ला, नवोद्भिद, कलिका, गाभ। अग्नि का मतलब होता है आग, अनल, पावक, जात, भेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन। अचल का मतलब होता है पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल, किनारा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तुरंग, हय, बाजी, सैंधव, घोटक, बछेड़ा। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, पहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुक। अनाज का मतलब होता है अन्न, शस्य, धन, धान्य, खाद्यान्न। अज का मतलब होता है ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ के जनक, बकरा। ये सब अज होते हैं। ठीक है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, कांतार, विपिन, वन, कांतार। ठीक है, जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन। कानन काटने वाला, कांतार काटने वाला। ठीक है, ये सब चीज़ें अरण्य होता है, जंगल को कहते हैं। आधुनिक का मतलब होता है अर्वाचीन, नूतन, नव्य, वर्तमान कालीन, वर्तमान कालीन, उसके बाद नवीन। आंसू का मतलब होता है अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर। ये होता है आंसू। ठीक है दोस्तों, आकाश किसे कहते हैं, देखिए आकाश को, आकाश है, आकाश नभ, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, धाव। ये आया हुआ क्वेश्चन है, धाव को किसको कहते हैं, आकाश को कहते हैं। आडंबर का मतलब होता है पाखंड, ढकोसला, जो आडंबर फैलाता है, मतलब ढकोसला फैलाता है। ढोंग हो गया, प्रपंच दिखाता है, दिखावा करता है, उसे हम लोग कहते हैं आडंबर। आँख का मतलब होता है अच्छी, नैन, नेत्र, लोचन, दिग, चक्षु, इक्षण, विलोचन। चक्षु और इक्षण, विलोचन। इंदिरा में क्या होता है लक्ष्मी, रमा, श्री, कमला। इंदिरा में क्या होता है लक्ष्मी, रमा, श्री, कमला। तो उसके बाद आ जाते हैं इच्छा में क्या होता है लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, इहा, इप्सा, आकांक्षा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे इंद्र का मतलब क्या होता है महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर,
देवराज मधवा मधवा पाक रिपु। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंद्रधनुष का क्या होता है? सूर्य चाप इंद्रधनु, शक्र चाप सप्तवर्ण धनु। इंद्रपुरी का मतलब होता है देवलोक, अमरावती इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी सुरपुर। उसके बाद ईक का क्या होता है? गन्ना। ईक का होता है गन्ना, ऊख, रस दंड, मतलब जो कि ऐसा डंडा जो रस से भरा हुआ। ठीक है। उसके बाद आ जाइए रसाल। रसाल आम को भी कहा जाता है, आम रसाल। उसके बाद पेदी और रसद। ईश्वर का मतलब परमात्मा, परमेश्वर। ईख, ओम, ब्रह्मा, अलख, अनादि। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष। उत्सु का मतलब होता है आतुर, उत्कंठित, व्यग्र, उत्कट, रुचि, रुझान। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं उपकार का। परोपकार, भलाई, नेकी, कल्याण। ऊंचा का उच्च, शीर्षस्थ, उन्नत, उत्तुंग। उद का तंद्रा, ऊंचाई, झपकी, अर्ध निद्रा, अलसाई। ऋषि का होता है मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी, मंत्र दृष्टा। रिद्धि, रिद्धि का बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, संपन्नता, समृद्धि। तो एकता में आ जाए एकी। एकता में क्या होता है? एका सहमति, एकत्व, मेल जोल, समानता, एकरूपता। एकांत का मतलब होता है सुनसान, शून्य, सूना, निर्जन, विरजन। निर्जन, विजन। एकाएक, अकस्मात, अचानक, सहसा, एकदम। ऐश्वर का मतलब होता है वैभव, प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि, संपदा। इच्छी का मतलब होता है स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी। ओज का मतलब होता है दम, जोर, पराक्रम, बल, शक्ति, ताकत। ओझल का मतलब होता है अंतर ध्यान, तिरोहित, अदृश्य, लुप्त, गायब। ओस का मतलब होता है तुषार, हिमकण, हिम सीकर, हिम बिंदु, तुहिन कण। ओट का क्या होता है? ओट का होता है होठ, अधर, ओष्ठ, दंत, छद, रदन, छद, लब। ये होता है ओट का। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं कपड़ा। कपड़ा को करपट भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कपड़ा का चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, पोशाक, चैल, दुकुला। कबूतर को कपोत, रक्त लोचन, हारित, पारावत। कृषक को किसान, काश्तकार, हलदर, जोतकार, खेतिहर। कर्म को क्या बोलते हैं? कार्य, कृत्य, क्रिया, काम, काज। कुबेर को राज, राज, किन्नरेश, धनाधीप, धनेश। राज, राज, किन्नरेश, धनाधीप, धनेश। खग को क्या बोलते हैं? पक्षी, चिड़िया, पखेरी, द्विज, पक्षी, विहग, शकुनी। शकुनी भी क्या होता है दोस्तों? पक्षी ही होता है। ठीक है। खल, सठ, दुष्ट, दूर्त, धूर्त, दुर्जन, कुटिल, नालायक, अधम। ठीक है। गरुड़ का खगेश्वर, सुपर्ण, वैतनेय, नागांतका। नागांतका गरुड़ को भी कहा जाता है। गाय का दोस्तों होता है धेनु। धेनु, सुरभि, माता, कल्याणी, पयस्विनी, गौ। घी का घृत, हवि, अमृत सागर। घृणा का जुगुस्सा, अरुचि, घिन, विभक्ष। चंदन का मंगल, मल, यज, श्रीखंड। चरित्र का आचार, सदाचार, शील, आचरण। चपला का विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ित। छात्र का विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिष्य। छाया का साया, प्रतिबिंब, परछाई, छाँव। छल का देखिए प्रपंच, झांसा, फरेब, कपट। ठीक है। आ जाइए छठा। छठा का क्या होगा? देखिए छठा का आभा, क्रांति, चमक, सौंदर्य, सुंदरता। जननी का माँ, माता, माई, मैया, अम्बा, अम्मा। जिज्ञासा का उत्सुकता, उत्कंठा, कुतूहल। झंडा का ध्वजा, केतु, पताका, निशान। उसके बाद झरना का स्रोत, उस, निर्झर, जलप्रपात, प्रपात। टीका का भाष्य, वृत्ति, विवृत्ति, व्याख्या, भाषांतरण। टीस का साल, कसक, सूल, सुक्ति, चषक, दर्द, पीड़ा। ठंड का शीत, ठिठुरन, सर्दी, जाड़ा, ठंडक। ठेस का आघात, चोट, ठोकर, धक्का। ठीक है। ठग का होता है जालसाज। जालसाज, प्रवंचक, वंचक, प्रतारक। ठीक है। डर का होता है त्रास, भीति, दहशत, आतंक, भय, खौफ। डोर का होता है डोरी, रज्जू, तात, रस्सी, पगहा, तंतु। तन का होता है शरीर, काया, जिस्म, देह, वपु। तपस्या का साधना, तप, योग, अनुष्ठान। थकान का क्लांति, क्लांति, श्रांति, श्रांति, थकावट, थकन। थोड़ा का मतलब कम, जरा, अल्प, स्वल्प, न्यून। ठीक है। देवता का सूर्य, आदित्य, अमर, देव, वसु। दुर्गा का क्या होता है दोस्तों? सिंह वाहिनी, कालिका, अजा, भवानी, चंडिका, कल्याणी। धनुष का क्या होता है? चाप, धनु, सरासन, पिनाक, कोदंड, कमान,
विशिखासन। ठीक है, धीरज का क्या होता है? धीरता, धीरत्व, धैर्य, धारण, धृति। धरती का क्या होता है? धरा, धरणी, पृथ्वी, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी। धवल का क्या होता है? श्वेत, सफ़ेद, उजला। ध्रुव का क्या होता है? दृढ़, अटल, स्थिर, निश्चित। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ध्रुव का होता है। उसके बाद नित्य के लिए आ जाते हैं। नित्य का पर्यायवाची शब्द हमेशा, रोज, सनातन, सर्वदा, सदा, सदैव, चिरंतन, शाश्वत। नित्य का मतलब प्रत्येक रहने वाला। निधि, कोष, खजाना, भंडार। नीरस का मतलब रसहीन, फीका, सूखा, स्वादहीन। पथिक का मतलब राही, बटाऊ, पंथी, मुसाफिर, बटोही। पवित्र का मतलब पुनीत, पावन, शुचि, सूचि, पुनीत, पावन, शुद्ध, सूचि, साफ, स्वच्छ। प्रलय का मतलब होता है कयामत, विप्लव, कल कल्पांत, गजब। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, ज्ञान, मेधा, प्रतिभा। पल्लव का मतलब किसलय, पड़, पत्ती, पात, कोपल, फुनगी। फड़ी का मतलब सर्प, सांप, फड़धर, नाग, उरग। ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। सर्प का फड़ी होता है। फूल का देखिए सुमन, फूल का भी पूछा हुआ कई बार। फूल का सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून, पुष्प, पुहुप, मंजरी, लतांत। बलराम का हलदर, बलवीर, रेवती, रमण, बलभद्र, हली। बंदर का क्या होगा? कपि, वानर, मरकट, शाखा, मृग, कीस। भारती का क्या होगा? सरस्वती, सरस्वती, ब्राह्मी, विद्या देवी, शारदा, वीरावार्दिनी। भास्कर का चमकीला, आभामय, दीप्तिमान, प्रकाशवान। भिक्षु का भिखमंगा, भिखारी, याचक। मछली का मीन, मत्स्य, सफरी, क्षय, छस। महादेव का शंकर, शंभु, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर, महेश्वर, भूतेश। मक्खन का होता है नवनीत, दधी, सार, माखन, लौनी। ठीक है, लौनी भी इसको बोला जाता है। माँ का हो जाएगा मात्र, मातरी। और उसके बाद मैया, महतारी, जनयित्री, जन्मदात्री। मृत्यु का देहावसान, देहांत, पंच तत्व विलीन, निधन, मौत। माधुरी का माधुर्य, मिठास, मधुरता। मोर का मयूर, नीलकंठ, सिखी, केकी, कलापी। यम का सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, दंडधर, समन। युद्ध का रण, जंग, समर, लड़ाई, संग्राम। रक्त का खून, लहू, रुधिर, शोणित, रोहित, शोणित, लोहित, रोहित। ये रक्त का होता है। रात का रैन, रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी, तमी, तमस्विनी, सरवरी। रिपु का बैरी, दुश्मन, विपक्ष, विरोधी, प्रतिवादी, अमित और शत्रु। ठीक है दोस्तों, अमित्र, शत्रु। उसके बाद रिपु का मतलब होता है दुश्मन। तो इसके बाद लक्ष्मण का मतलब अनंत, लखन, सौमित्र। लक्ष्मी का श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, क्षीरोद्र, इंदिरा और समुद्र जा। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं वृक्ष का। वृक्ष का सीना, छाती, वक्ष स्थल। विभोर का मस्त, मुग्ध, मग्न, लीन। विष्णु का होता है नारायण, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद। शंकर का शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महेश, देवादिदेव। समुद्र का नदीश, वारिस, रत्नागर, उदधि, पारावार। स्वर्ण का सुवर्ण, सोना, कनक, हिरण, हेम। स्वर्ग का सुरलोक, धूलोक, बैकुंठ, परलोक। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए आगे हंस पे आ जाते हैं। हंस का होगा मुक्ति, मुक्त, मुख, मराल, सरस्वती वाहन। हिरण का मृग, हरिण, कुरंग, सारंग। उसके बाद क्षेत्र का हो जाएगा प्रदेश, इलाका, भूभाग, भूखंड। क्षुब्ध का हो जाएगा व्याकुल, विकल, उद्गीन। ये आप आसानी से आप इसको सारे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं लिखवाया, मतलब जो भी सारी चीज़ें मैंने इसको आपको बताया, ये अच्छे अच्छे इसमें मैंने जो कि समानार्थक शब्द जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं उसमें था। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग विलोम शब्द पे। देखिए विलोम शब्द क्या कहते हैं, ठीक उल्टा को विलोम कहते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को विलोमार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का अंग्रेजी पर्याय एंटोनिम्स कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको एंटोनिम्स कहा जाता है। विलोमार्थक शब्द पर्यायवाची, विपर्यायवाची, प्रतिलोरात्मक और विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, विपर्यायवाची भी इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग थ्योरी में, इसको भी लेके ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अतरंग, बहिरंग, अकर्मक, सकर्मक, अग्र, पश्च, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अति, अल्प, अनुकूल, प्रतिकूल, अपव्यय, मितव्यय, आदृत, अनादृत, आसक्त, अनासक्त, अच्छत, विच्छत, अभिमुख, प्रतिमुख, अधिमूलन, अवमूलन, अनागत, विगत, अधिकृत, अनधिकृत, अथाह, छिछला, अविचल, विचल, अतिथि, अतिथेय, आत्यंतिक, परिमित, आवर्तक, अनावर्तक या विवर्तक। आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक या
देखिए दोस्तों थोड़ा पीछे चला गया। एक मिनट, आ गए हम लोग। तो हमने कहाँ तक पढ़ा? हमने पढ़ लिया, हाँ ये रहा। तो हमने पढ़ा कहाँ तक, देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते। अधोगामी ऊर्ध्व अति का अल्प, अनुकूल प्रतिकूल, अपव्यय मितव्यय, आदृत अनादित, आसक्त अनासक्त, आरूढ़ अनारूढ़, आज़ादी गुलामी, इच्छुक प्रति इच्छुक, इच्छा अनिच्छा, इहा अनिहा, इंदा निंदा, उक्त अनुक्त। ठीक है, देखिए अब यहाँ से देखिए अनागत विगत, अनागत विगत, अधिकृत अनाधिकृत, अथाह छिछला, अविचल विचल, अतिथि अतिथेय, अत्यनिक परिमित, आवर्तक अनावर्तक, आहूत अनाहूत, आहार्य अनाहार्य, इष्ट अनिष्ट, इति अथ ईश्वर अनिश्वर, इच्छिप्त अनिक्षिप्त, उन्मत्त उन्मत्त अनुन्मत्त। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उद्गम से आ जाते हैं। उद्गम का होता है विलय। उद्गम विलय, उद्दत विनत, उदार अनुदार, कृपण, ऊर्ध्व का अधो, ऋजु का वक्र, ऋजु का वक्र, ऋतु का अनृत, एकत्र विकीर्ण, एकांगी अनेकांगी, एपक्षी बहुपक्षी, एक अनेक्य। ठीक है, आ जाते हैं इधर। उन्मत्त का अनुमत, उदांत का अनुदांत, उच्छित अनुच्छित, उद्वेग निरुद्वेग, उधम का होगा विनय, ऋण का धन, रिद्धि का विपन्न, रिद्धि का विपन्न होगा। उसके बाद एकता में एकता का विलोम अनेकता, ऐसड़ा का अनेसड़ा, ऐन्द्री का इंद्र, ऐन्द्री का इंद्र, ओजस्वी का निश्चेद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं निस्तेज। अब आगे आ जाइए, ओतप्रोत। ओतप्रोत का होता है विहीन, औरत का मर्द, औचित्य का अनौचित, कर्कश का सुशील, कलंकित का निष्कलंक, काट्य का अकाट्य, खेद का प्रसन्नता, गणतंत्र का राजतंत्र, गुप्त का प्रकट, गृही का त्यागी, गृहित का त्यक्त, ओजस्वी का निश्चेद, ओह का वाह, ओरस का दत्तक, ओरस का दत्तक, औषधि का अनौषधि, का पुरुष पुरुषार्थी, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कोलाहल शांति, ख्यात कुख्यात, गहन विरल, गहन का विरल, गंभीर का अगंभीर, गम का अगम, ग्राम का नगर, नागर जिसको कह सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अगर गरल का। देखिए दोस्तों ये प्रश्न सब आया हुआ है, गरल का क्या होता है? सुधा। गरल का पूछा हुआ है, गरल का सुधा। गृहित ग्रथिक का विकीर्ण, गौरक्षक गौभक्षक, गुरुत्व लघुत्व, गमन का आगमन, घोषित का अघोषित, घना का विरल, चिरस्थायी का अल्पस्थायी, जड़ का चेतन, जम्मम का स्थावर, जाति का विजाति, जागृत का सुषुप्त, सामान्य का असामान्य। टीका का देखिए, टीका का क्या है? टीका का भाष्य। टीका का क्या है? भाष्य। इधर से आ जाते हैं, ग्रथित का विकीर्ण, गुरुत्व गुरुत्व का लघुत्व, गुण का प्रकट अगुण, घना का विरल, चिकना का खुरदरा, जाति का विजाति, जाड़ा का गर्मी, जय का पराजय, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, झंकृत का निस्तब्ध, टीका का भाष्य। ठीक है दोस्तों, टीका का क्या होगा? भाष्य होगा। टीका का भाष्य होगा। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे टीका का भाष्य। ठीक है, डा का सद्भाव। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पेज गड़बड़ हो गया। ढा का सद्भाव, ढाल का तलवार, ढाल का तलवार होगा, तरुण का वृद्ध होगा, तृषा का वितृषा, थकावट की स्फूर्ति, दयालु की निर्दयी, दुष्कर का सुकर, दिवा का रात्रि, धरा का गगन, ध्वंस का निर्माण होता है, नश्वर का अनश्वर होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं डिम्ब का अक्षोभ, ढाढ़स का त्रास, निरुत्साह, त्रिछ का कुंठित, तेजस्वी का निश्चेद, निस्तेज, स्थिर थीर, थीर का गतिवान, दुर्गति का सुगति, दैत्य का अदैत्य, द्वेष का सद्भावना, धवल का श्याम, धृष्ट का विनीत, न्यून का अधिक। न्यून का क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नख का सिख होगा। नख का सिख, निश्चल का चंचल, प्रसारण का संकुचन, प्रफुल्ल का म्लान, पक्का का कच्चा, प्रोत्साहित हतोत्साहित, प्रत्यय अप्रत्यय, पुरोगामी पश्चगामी, परिणत अपरिणत, पास्य अपास्य, पाच्य अपाच्य, बाधित अबाधित, बंधुत्व शत्रुत्व। उसके बाद निषिद्ध का विहित, नैसर्गिक का अनैसर्गिक, पूर्ववर्ती परवर्ती, प्रगति प्रतिगमन, परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष, परिकृष्ट अपरिकृष्ट, प्रगल्भ अप्रगल्भ, परिमित अपरिमित, प्रौढ़ अपौढ़, प्राकृतिक अप्राकृतिक, बंधन का मोक्ष, बहिष्कार का स्वीकार होता है। ठीक है दोस्तों, बहिष्कार का स्वीकार होता है। बहिरंग का देखिए अतरंग दिया हुआ है यहाँ पे,
फिर से हम पढ़ते हैं, बिंब का प्रतिबिंब, बोध का अबोध, भ्रांत का निर्भ्रांत, महात्मा का दुरात्मा, मार्जित का अमार्जित, मानवता दानवता, जिसको निस्संता भी कहते हैं, महीन महीन मोटा, यश अपयश, यंत्रणा सुख रत विरत। उसके बाद बहिष्कार स्वीकार, बहिरंग अतरंग स्वीकार अस्वीकार, भूगोल खगोल, मनुज दनुज, मित अपरिमित, मूढ़ का ज्ञानी, मृदुल का कठोर, यथार्थ का कल्पना, यत का असंयत, रूढ़ी व्रत का रूढ़ी मुक्त, रूढ़ी व्रत का रूढ़ी मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं रक्षक का। देखिए भक्षक, रक्षक का क्या होगा, भक्षक रद्द का बहाल, रहम दिल बेरहम, लोहित अलोहित, व्यष्टि का समव्यष्टि, विज्ञ का अविज्ञ, कठोर का मृद, रौद्र का अरौद्र, लक्ष्य का अलक्ष्य, लाघव गौरव, वैदिक अवैदिक, विलंब अविलंब। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विलंब अविलंब। उसके बाद विपद, देखिए विपद के बाद हो जाएगा सपद, और दुर्लभ सुलभ, व्याप्त अव्याप्त, शिक्षित अशिक्षित, शीर्ष शिखर जिसको तल कहते हैं उसका विलोम, सरकार का तिरस्कार, सबल का दुर्बल, सनातनी का प्रगतिवादी, विनीत का धृष्ट, विस्तारण का संक्षेपण, विस्तीर्ण अविस्तीर्ण, शाश्वत का क्षणिक होगा, शाश्वत जो सदैव रहने वाला, क्षणिक मतलब जो एक पल में गायब हो जाए, श्लील मतलब अश्लील, स्पष्ट मतलब अस्पष्ट, सामिस का मतलब होता है निरामिस, सामिस का विलोम निरामिस होता है। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं इसके ये भी देख लेते हैं, सनातनी का प्रगतिवादी, सदाचार का दुराचार, सामयिक का असामयिक विलोम होगा, सात्विक का तामसिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग विलोम शब्द पे, सवर्ण का असवर्ण, सवर्ण का हो जाएगा असवर्ण, समूल का निर्मूल, सातत्य का असातत्य, सातु का तामसिक, संयोग का वियोग, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, स्थूल का सूक्ष्म, साक्षर का निरक्षर, साहचर्य का पृथक्करण, सन्निविष्टन का निस्तारण, संपद का विपद, सत्कर्म का दुष्कर्म, स्थावर का जंगम। दोस्तों इसमें कुछ समझाना नहीं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाए, स्थूल का सूक्ष्म, सृजन का विनाश, हर्ष का विषाद, हस्व का दीर्घ, हे का ग्राह, क्षर का अक्षर, क्षुब्ध शांत, क्षय अक्षय, सृजन का विनाश, हत का अहत, हास का रुदन, हास माने हंसी, रुदन, और हास्य यहाँ दीर्घ होगा, ह्रास वृद्धि, यहाँ पे कमी हो रहा है, ह्रास हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, क्षति का लाभ, क्षुद्र का महत, और श्रृंखला का विश्रृंखला। तो हम लोग विश्रृंखला तक आ चुके हैं। अब हम लोग आ गए त्रिकोण, त्रिकोण का हो जाएगा षटकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेय का अगेय हो जाएगा, त्रिकुटी का भ्रिकुटी हो जाएगा दोस्तों, त्रिकुटी का क्या हो जाएगा, भ्रिकुटी हो जाएगा, और ज्ञात का क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। और यहाँ हम लोग अपने विलोम शब्दों को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और ये हमारा जो भी हिंदी का मैराथन था दोस्तों, हमने मैराथन को क्या किया, समाप्त कर दिया। और ये मतलब ये जो है सीटेट के लिए, जो सीटेट में हम लोग करते हैं दोस्तों ना, सीटेट में जो भी हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें इस जो हिंदी ग्रामर का बहुत ही अहम योगदान होता है। ठीक है, हिंदी ग्रामर कहीं ऐसा दिया नहीं कि सीटेट में आता है, लेकिन इसका प्रयोग, इसका उपयोग अक्सर आने वाले एग्ज़ाम में या जिसमें हिंदी पूछा जाता है इसका उपयोग होता है दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से मैराथन, हिंदी का मैराथन था, और इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताई शुरू से लेके अंत तक। आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, कि आप देख सकते हैं मैंने इसको आपको सारी चीज़ें बता डाली है। ठीक है, देखिए हिंदी सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। पहले संज्ञा था, उसके बाद सर्वनाम हमने पढ़ाया, फिर लिंग वचन पढ़ाया, कारक पढ़ाया, उसके बाद जो है कि सर्वनाम आ गया, सर्वनाम के भेद पढ़ाए हम लोग, विशेषण आपको बताया, विशेषण के भेद के बारे में चर्चा हुई, क्रिया के बारे में हुआ, क्रिया विशेषण के बारे में हुआ, क्रिया विशेषण के भेद के बारे में हुआ, शब्द भेद के बारे में पढ़े हम लोगों ने, तत्सम तद्भव के बारे में पढ़े हम लोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तत्सम तद्भव भी पढ़े, देशज शब्द पढ़े, विदेशज शब्द पढ़े, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, संधि पढ़े, उसके बाद समास हम लोग पढ़े थे, उसके बाद उपसर्ग पढ़े हैं, फिर उसके बाद प्रत्यय पढ़े हैं, प्रत्यय के बाद पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद हम लोग अंतिम में क्या देखा, विलोम शब्द अच्छे से देखते हुए इस सीरीज़ को, इस मैराथन सीरीज़ को हमने क्या किया, ख़त्म किया। दोस्तों आपको कैसा लगा मेरी मेहनत, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।